टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल का एक ऑर्गन है। सेल क्या होती है बेटा? सेल जो है ये हम लोगों की बॉडी जो है वो कई सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी है बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होती है ना, उसी तरीके से हमारी बॉडी कई सेल से मिलकर बनी होती है और हर सेल में न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से सेल जो होती है, सेल भी जैसे सेल है तो उसके अंदर कई तरह के ऑर्गन होंगे, बीच में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलके ही सेल बनी होती है। तो उसी में से एक ऑर्गन है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मतलब सेल जो न्यूक्लियस होता है उस सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी काम हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। मतलब कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? सेल की कंट्रोलिंग पावर न्यूक्लियस के पास है। ठीक है। अब न्यूक्लियस से जो रिलेटेड स्टडी होती है उसको हम किस ब्रांच से स्टडी करते हैं? उसकी स्टडी हम करते हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी करेंगे तो हम कैरियोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले जो है न्यूक्लियस की स्टडी रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस की स्टडी की। ठीक है। तो मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस किसने पढ़ा या न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये न्यूक्लियस मिलता कहाँ है? न्यूक्लियस के सब जगह मिलता है? नहीं, सब जगह न्यूक्लियस नहीं मिलता है, लेकिन मोस्टली सेल्स में न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस मिलता कहाँ नहीं है? बैक्टीरियल सेल्स होती है, वायरल सेल है और ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब बैक्टीरिया की जो सेल होंगी, वायरस की जो सेल होंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसके अलावा कोई भी सेल होगी, मतलब कोई भी एनिमल है, उसकी सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो उस तरह के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोन। मतलब प्रोकैरियोन का मतलब है कि यहाँ पर इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? जो ये एनवलप है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब जो न्यूक्लियर को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसी को न्यूक्लियर
रही है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं किसमें क्या क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रही है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में हमको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है तैरता हुआ जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोलस है उसका न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी हो सकती है और मोर देन वन न्यूक्लियोलस भी हो सकती है। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, यहाँ पर लिखा है देखो, फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, मतलब न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर ये क्या करती है, प्रोटीन फॉर्म करती है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर। प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनते हैं और राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर कोई पूछता है कि राइबोसोम कहाँ मिलते हैं तो कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियोलस के अंदर। और राइबोसोम का काम चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस काम तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। देखो न्यूक्लियोलस का ये डायग्राम बना हुआ है, खाली अलग से देखो, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है और ये न्यूक्लियोलस का डायग्राम है। तो न्यूक्लियोलस इस तरीके की होती है, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये देखो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम लोग पेरीन्यूक्लियर मटेरियल बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमैटिन है, इनके अंदर जो लिक्विड भरा है वो मैट्रिक्स है और कुछ फाइब्रस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको फाइब्रिलर पोर्शन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस इधर पे हम लोगों ने लार्ज करके बनाई हुई है, तो ये न्यूक्लियस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, न्यूक्लियस स्फेरिकल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, मतलब गोल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। अब जरा हम लोग न्यूक्लियस का डायग्राम देखिए, न्यूक्लियस इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन, कुछ देखो सेल में कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसका एनवेलप है उसमें डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और दोनों को मिला देंगे तो क्या कहते हैं, कैरियोथीका, मतलब जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है उसको कैरियोथीका भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कैरियोथीका भी है, ठीक है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो उसमें थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्रोमैटिन थ्रेड है। न्यूक्लियस के ऊपर जो है कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स इस तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर अटैच होते हैं। अब जो हम लोग ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसमें बीच बीच में गैप जैसा होता है, तो ये क्या है, ये जो है चैनल्स है, मतलब बीच में गैप होने का मतलब यहाँ पर पोर है, यहाँ पर छिद्र है, ये पूरी जो एनवेलप है पूरा कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में इसमें गैप होता है, ठीक है। तो ये चैनल्स होते हैं जो कि इसके लिक्विड का आदान प्रदान कहाँ से होता है, इन चैनल से होता है, ठीक है। तो ये जो चैनल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। अब इसके अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को पता है कि जो ईआर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने पढ़ा है, वो न्यूक्लियस से ही अटैच होते हैं। तो ये हमने बाहर ऊपर की तरफ बनाया है, दिखाया है कि ये इस तरीके से इससे ईआर अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के काम क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियस अब कंट्रोलिंग सेल का तो हमने कह दिया, लेकिन ये किस तरीके से सेल को कंट्रोल कर रहा है, मतलब इसका कि न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य हैं, किस तरीके से सेल के अंदर काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, स्टोरिंग डीएनए। न्यूक्लियस जो है डीएनए को स्टोर करने का काम करता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमैटिन थ्रेड है, मतलब क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है और क्रोमोसोम के ऊपर ही डीएनए होते हैं। तो जहां क्रोमोसोम होंगे वहीं डीएनए होंगे, तो जब डीएनए वहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये डीएनए को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि बेटा जहां डीएनए होगा वहीं जीन होंगे, सबको मालूम है डीएनए के ऊपर ही जीन होंगे, तो जब जीन डीएनए के ऊपर ही होंगे तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, जो डीएनए को रेगुलेट कर रहा है वही जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करेगा। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ही जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। फिर उसका अगला काम है कंट्रोलिंग हेरिडिटी ट्रेट्स। अब डीएनए जो है, डीएनए जीन यही तो हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, जो कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं उन्हीं को हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं। तो ये किससे ट्रांसफर होते हैं, जीन से ही ट्रांसफर होते हैं। जब जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा तो इसका मतलब है हेरिडिटरी ट्रेट्स को भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर अगला काम है प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? न्यूक्लियोलस करेगी। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो उसके बाद सेल डिवीजन, सबको मालूम है सेल डिवीजन किसमें होता है? न्यूक्लियस में ही सेल डिवीजन होता है। जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और फॉर्म करता है तो उसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन में किसमें होगा? न्यूक्लियस में होगा। मतलब न्यूक्लियस 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में डिवाइड होते हैं, तभी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम प्रोडक्शन। अभी जस्ट हम बता चुके हैं कि राइबोसोम कहाँ बनेगा? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम बनाती है, इसीलिए राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब आगे एक अगला फंक्शन है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया? हमारा जो इम्यूनिटी से रिलेटेड, मतलब पैथोजन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स होता है वो भी न्यूक्लियस देता है। पैथोजन्स मतलब जो बाहर से हम लोगों को बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इन्फेक्टेड करते हैं, तो उनके प्रति जो रिस्पॉन्स देगा वो भी न्यूक्लियस ही देता है। ठीक है, फिर अगला काम इसका क्या है? एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम सिंथेसिस क्या है? एंजाइम सिंथेसिस क्यों होगा? क्योंकि फिर वही चीज है कि एंजाइम सिंथेसिस इसलिए होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसिस होते हैं। फिर उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए जहां होगा वहीं रेप्लिकेशन होगा। जब सेल डिवीजन होता है तो हमें मोर डीएनए की जरूरत, ज्यादा डीएनए की जरूरत होती है। तो सबसे पहले सेल डिवीजन जब होता है तो ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो कंडेंस होते हैं। सबसे पहले जब इंटरफेस होता है, तो मतलब सेल जो है डिवीजन की तैयारी करता है, तो सबसे पहले क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम जैसे बनेंगे। क्रोमोसोम इस तरीके से फॉर्म होते हैं, यही क्रोमैटिन थ्रेड ही तो क्रोमोसोम बनते हैं। तो जब ये क्रोमोसोम बनेंगे तो इनका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट मतलब अपने जैसा और डीएनए बनाएगा। तो डीएनए अपनी कॉपीज कहाँ बनाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। फिर लास्ट फंक्शन है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन का बनना। फिर वही चीज हो गई, जब अभी हमने बताया कि प्रोटीन यहाँ फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इस तरीके से इतने सारे फंक्शन हैं जो न्यूक्लियस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है।